अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं मोहम्मद जाहिद। आप मेरा चैनल देख रहे हैं जाहिद चेस मास्टर। दोस्तों, आज की ये मेरी वीडियो बहुत स्पेशल है और मेरे लिए भी और आपके लिए भी, क्योंकि आज मेरे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान नेशनल मास्टर राना अब्दुल कयूम साहब। राना अब्दुल कयूम साहब जो कि पाकिस्तान के सीनियर्स प्लेयर्स में हैं, और ना सिर्फ सीनियर्स प्लेयर्स में हैं बल्कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग प्लेयर हैं। और इनका शुमार एक, जिसे हम कह सकते हैं कि एक स्ट्रॉन्ग नेशनल मास्टर्स में होता है। क्योंकि अगर मैं आपके इनकी जब अचीवमेंट्स बताता हूँ तो आपको खुद आइडिया हो जाएगा। राना अब्दुल कयूम साहब ने 1980 में पाकिस्तान की नुमाइंदगी की वर्ल्ड चेस ओलंपियाड जो कि माल्टा में हुआ था। राना अब्दुल कयूम साहब ने 2 टाइम नेशनल मास्टर का टाइटल विन किया और 4 टाइम पंजाब चेस चैंपियनशिप विन की और 5 टाइम लाहौर डिस्ट्रिक्ट चेस चैंपियनशिप विन की। उसके अलावा बेशुमार प्राइवेट्स ऐसे मैच हैं जो राना अब्दुल कयूम साहब ने विन किए। सर, वेरी वार्म वेलकम राना अब्दुल कयूम साहब। सर, आपको मैं बहुत बहुत खुशामदीद कहता हूँ अपने इस चैनल में। थैंक यू जी। वालेकुम अस्सलाम। और जो आपने ये काविश शुरू की है, मैं इससे बड़ा मुतमईन हूँ और कोशिश करूँगा कि अगर मेरा भी कौन सी इसमें कुछ हेल्प चल जाए या कोशिश मेरी जो है वो भी इसमें शामिल हो जाए, तो मेरे आने वाले प्लेयर्स को, जो यंगस्टर्स हैं, उनको बहुत फ़ायदा होगा। सर, बहुत शुक्रिया, बहुत इनायत। और मेरी जो आज की जो सेशन की जो वजह है वो यही है वो यही है कि आप भी सीखें राना अब्दुल कयूम साहब के जो उनका एक्सपीरियंस है और उनकी जो अब तक स्टडी है। और वो एक प्रोफेशनल चेस कोच भी हैं, तो जितना अच्छा वो बता सकते हैं उतना तो अच्छा मैं शायद ही कोई बताए। और राना अब्दुल कयूम साहब का चेस कोचिंग में 20 साल का एक्सपीरियंस है। इतना लंबा एक्सपीरियंस, और मैं भी इनको अपने उस्तादों में ही शुमार करता हूँ क्योंकि मैंने इनसे बहुत कुछ सीखा है मैंने। तो थैंक यू राना साहब, थैंक्स वंस अगेन। और आज मेरे पास बहुत से क्वेश्चन हैं जो कि मुझसे भी पूछे जाते हैं और खुद राना साहब से भी पूछे जाते हैं, और उसकी हम शुरुआत करेंगे वन बाय वन। और हम कुछ तो एक उनके एक्सपीरियंस के साथ कुछ सीखेंगे, जिसमें मेरा जो सबसे पहला सवाल वो यही होगा कि मोस्टली जो प्लेयर्स होते हैं जिनकी रेटिंग जो एलो रेटिंग है 1500 to 1700, या मैक्सिमम वो 1800 तक पहुंचती हैं, फिर उसके बाद वो रुक जाती हैं। फिर क्या वजह है? इतनी वो स्ट्रगल भी करते हैं, कोशिश भी करते हैं। तो राणा साहब, आज का मेरा पहला सवाल यही है। वैसे तो मैंने आपसे बहुत कुछ पूछना भी है और कुछ हम चेस बोर्ड पर भी पूछेंगे, लेकिन आप मुझे सबसे पहले ये बताएं सर, कैसे एक एमेच्योर प्लेयर कैसे अपनी गेम को इम्प्रूव करे और कैसे वो अपनी रेटिंग को इम्प्रूव करे और एटलीस्ट वो 2100 या 2200 तक अपनी रेटिंग को लेकर जाए। देखो जाहिद, सबसे अहम नुक्ता यहाँ पर यही है, जो कि मुझे भी और हर शख्स को, जब हर सीनियर प्लेयर से पूछा जाता है कि चेस को इम्प्रूव कैसे करें। चेस की इम्प्रूव करने से ज़्यादा पहले हमें ये देखना चाहिए कि हम जो घर में या किसी क्लब में, जो कि है ही नहीं, नॉर्मली बहुत कम है, तो वहाँ पे हम चेस कैसे खेलते हैं। वहाँ पर जो कुछ खेला जाता है वो बिल्कुल गलत होता है। बिल्कुल गलत से आपसे मुराद ये नहीं है कि नाइट की मूव गलत है या बिशप की मूव, नहीं, बल्कि ये होता है कि वो बेउसूली तौर से खेला जाता है। यानी उसूलन उनमें जो कुछ खेला जाना चाहिए या जिससे इम्प्रूवमेंट की तरफ आप चल सकते हैं, वो नहीं होता। उसकी मिसाल यूँ समझिए कि अगर आप कोई शख्स मुल्तान जाना चाहता है, तो अगर तो मुल्तान की तरफ चंद कदम भी उठा ले, तो इसका मतलब है कि वो अपनी मंजिल से कुछ करीब हो गया है, मैथमेटिकली एटलीस्ट। इसी तरह से हम जब आपस में खेलते हैं, तो ना मुझे आता है, ना मैं आपको सिखा सकता हूँ, ना आपको आता है, तो उससे रिजल्ट क्या आएगा? उससे कोई रिजल्ट नहीं आएगा। और अगर इसी सवाल को हम ज़रा एक्सपेंड करते 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 यहाँ तक ले जाए, कोई मुझसे जो लोग नॉर्मली पूछते हैं कि पाकिस्तान में अभी तक कोई ग्रैंड मास्टर पैदा क्यों नहीं हुआ। बांग्लादेश में ग्रैंड मास्टर्स हैं, श्रीलंका में भी ऐसे इम्कान शुरू हो गए हैं, जो कि अगर आप वर्ल्ड मैप पे देखें तो डॉट की तरह से हैं। इंडिया में इतना ज़्यादा इम्प्रूवमेंट होगी। तो बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको थ्रू ऑब्जर्वेशन इंसान समझ सकता है, मुशाहिदे से। आपका मुशाहिदा, मेरा मुशाहिदा, या जैसे भी आप अगर महसूस करें, इसको मालूम करना चाहें, तो वो ये है कि उन लोगों ने अपनी चेस को इम्प्रूव करने के लिए एक बहुत बड़ी कोशिश की। उस कोशिश की बुनियाद क्या थी? ट्रेनिंग। अब इसकी मिसाल समझने के लिए मैं आपसे एक सवाल करता हूँ कि अगर किसी शहर में या किसी मुल्क के अंदर
मेडिकल कॉलेज ही मौजूद ना हो तो क्या मुमकिन है वहां से डॉक्टर्स निकल आए? नहीं जी, नॉट पॉसिबल। नॉट पॉसिबल। क्या ऐसा ही क्वेश्चन है, यूं समझ लीजिए कि अगर किसी मुल्क में किसी जगह पर या किसी इलाके में एक कोई इंजीनियरिंग की तालीम के लिए कुछ भी मौजूद नहीं, कोई इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी नहीं है, तो क्या वहां से इंजीनियर निकल सकेंगे? नामुमकिन सर, नामुमकिन। लिहाजा समझने की बात यह है कि हमने एक शोबा बिल्कुल खाली छोड़ ही रखा। मैं तकरीबन 55 साल से चेस खेल रहा हूँ, लेकिन मैंने ये चीज़ महसूस की है कि कोई एक इदारा हम ऐसा नहीं बना सके, सारी एसोसिएशंस मिल के, बिला इस्तिस्ना में ये कह सकता हूँ कि कोई एक बंदा ने ऐसी कोशिश नहीं की कि हम किसी तरीके से एक ऐसा इदारा कायम करें जिसकी साथ हम ट्रेनर्स पैदा करें, ट्रेनर्स बनाएं। वो ट्रेनर्स फिर आगे छोटे बच्चों को, जवान यंगस्टर्स को सिखाना शुरू करें। ये एक बाकायदा सीरियस मैटर है। ऐसा नहीं है कि चलो हर तरीके से सीख ही लेंगे, कुछ ना कुछ होते होते उतनी देर में एज निकल जाती है, फिर हम कहते हैं ग्रैंड मास्टर नहीं आया। होता ही नहीं है। इम्प्रूवमेंट कराने के लिए जो काम है वो हमारे यहाँ किसी भी जगह पर नहीं हो रहा गुज़श्ता 50 साल से, क्योंकि हम टेक्निक, और उसका रिजल्ट जो है वो क्या है कि हम टेक्निकली बहुत वीक हैं, बहुत पीछे हैं सब। यानी उसमें यंगस्टर्स भी शामिल हैं और उसकी आगे उम्र वाले लोग भी जो हैं वो भी शामिल हैं, चूंकि सारे एक ही राह पे चल रहे हैं। तो राणा साहब, अगर मैं आपकी बात को जहाँ तक समझाऊँ और उसको अगर हम खुलासे में पेश करें, तो आप ये कह रहे हैं सर कि विदाउट प्रॉपर ट्रेनिंग इम्प्रूवमेंट जो है वो चेस में वो पॉसिबल ही नहीं है। बिल्कुल सही समझे आप, बिल्कुल सही समझे। जब तक कि ट्रेनिंग के लिए आपके पास एक ट्रेनर नहीं होगा, वो अरबी में एक कहावत है कि हर फन के लिए एक फनकार की ज़रूरत है, तो जब तक वो नहीं होगा आप आगे नहीं निकल सकते। हम बुनियादी चीज़ें जो मैं अपनी मिसाल देता हूँ, जब चेस सीखी थी 1965 में, तो मैं 1 साल खेलता रहा और मुझे ये नहीं पता चला कि वन रुक इज अ मीटिंग मटेरियल। अच्छा। जी। तो अब आप ये समझ लीजिए, उसी से मैं आज तक इस नुक्ते पे पहुंचा हूँ कि जब तक हम बुनियादी चीज़ें, बेसिक चीज़ें जो चेस की हैं, जो नहीं सिखाएंगे, आप आगे नहीं, पूरी मिल हैसल कौम हम आगे नहीं निकल सकते। तो राणा साहब, मैं आपकी बात को बिल्कुल सर आपने सही कहा और मैं इसको सही समझा भी हूँ, और उम्मीद करता हूँ हमारे व्यूवर्स भी इसको समझे होंगे। अच्छा राणा साहब, ये तो हो गया एक पार्ट कि आपने कहा कि चेस ट्रेनर होना लाजमी है, उसके बगैर जो आगे जाना, जिसे कहते हैं हम, समझे कि आईएम लेवल पे जाना या फीडे मास्टर के लेवल पे जाना, वो इतना आसान काम नहीं होता, बल्कि तकरीबन पॉसिबल ही नहीं है। तो राणा साहब, इसके अलावा भी क्या कोई आप बताएंगे कुछ और टिप्स, कुछ किसी और चीज़ की इंपॉर्टेंस बताएंगे कि किस तरह गेम को इम्प्रूव किया जाए? ये बड़ा अहम क्वेश्चन है कि अगर ट्रेनिंग सरे दस्त मौजूद नहीं है तो अव्वल तो उसके लिए कोशिश की जानी चाहिए, लेकिन जाहिर है कि इतना सिंपल काम नहीं है कि दिनों में हो सके। उसके लिए जो मैंने अपने 20-25 साल के कोचिंग एक्सपीरियंस में जो चीज़ें आई हैं वो मैं अपने बच्चों के साथ, अपने छोटे स्टूडेंट्स के साथ, अपने यंगस्टर्स के साथ, या जो 15 से लेकर 1800 तक खेल रहे हैं उनके साथ वो ज़रूर शेयर करना चाहूँगा। उसके लिए आपके लिए कुछ टिप्स हैं, जिसमें नंबर 1 पे ये है कि आपको एंड गेम्स पर ज़्यादा तवज्जो देनी चाहिए। एंड गेम के लिए जो चीज़ें, ये दुनिया भर में है, ये मेरे लिए नहीं है, बल्कि ये मैं अपनी ज़ाती सिर्फ राय नहीं है, बल्कि दुनिया भर में जहाँ पे भी चेस सिखाई जाती है, सबसे पहले एंड गेम सिखाई जाती है। और इसकी एक लॉजिकल रीज़न जो है वो ये है कि जब आपको पता ही नहीं है कि आपने पहुँचना कहाँ पे है, तो आप, इसका मतलब है कि इधर उधर फिरते रहेंगे, आपके पास एक फिक्स डेस्टिनेशन नहीं हो सकती। जब आप फिक्स डेस्टिनेशन पूरी कर लेते हैं और इन मैटर्स, इस मैटर के साथ जो आपके मौजूद है, मेरी मुराद उन पीसेस के से है जो आपके पास मौजूद है, व्हाट बेस्ट यू कैन डू आउट ऑफ देम, उससे आप जो बेस्ट रिजल्ट निकालते हैं वो आपकी विन होती है, विक्ट्री होती है। आप विक्ट्री की तरफ फिर चलना शुरू कर देते हैं। तो ये पता होना बड़ा ज़रूरी है कि एंड गेम के अंदर क्या क्या कुछ करना चाहिए, उसके डोंट्स क्या है और डूज क्या है। जी, बिल्कुल सही। तो राणा साहब, बल्कि अगर मैं थोड़ा-सा यहाँ पर एक ऐड करूँ, इन अदर वर्ड्स, कि फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अच्छी गेम खेल के, फाइट करके मैं पहुँच गया, एंड नाउ आई हैव 2 कनेक्टेड पास पॉन विद अ 1 रूक, और ओपोनेंट्स के पास 1 रूक है, बट आई डोंट नो कि कैसे अब अपनी इन पॉन्स को मैंने प्रमोट करना है, और ये टेक्नीक ही नहीं मुझे पता।
तो जाहिर है वो फिर मैं गेम विन नहीं कर सकूंगा। ये बिल्कुल सही कहा आपने। बहुत सी पोजीशंस ऐसी हम वेस्ट कर जाते हैं जहां पर विक्ट्री बिल्कुल करीब होती है। अभी मैं पिछले दिनों एक जाहिद की वीडियो देख रहा था जो इन्होंने बनाई। बहुत बड़ा काम कर रहे हैं इस मामले में ये, कि जो हमारे जो अच्छे प्लेयर्स हैं, एमर्जिंग जो इस वक्त हैं, उनकी गेम्स को ये वीडियो बना के आपके सामने पेश कर रहे हैं। उनके जो फॉल्ट्स हैं वहाँ से भी बहुत कुछ सीखा जा सकता है। मैं उससे बहस नहीं करना चाहता, लेकिन मैं ये ज़रूर बताना चाहता हूँ कि उनमें अगर उनके पास एंड गेम नॉलेज हो तो वो इससे कहीं बेहतर चेस खेल सकते हैं। एंड गेम नॉलेज का मतलब ये नहीं होता कि हम ए टू जी को सारी की सारी चीज़ें याद कर लें या उनको समझ लें, ये मुमकिन नहीं है। बल्कि चेस में जो चीज़ आगे ले जाने वाली है वो ये है कि ट्रेनर आपको सिखाता इस अंदाज से है कि वो आपको लाइंस दे देता है कि जब ये कुछ हो जाए, किसी किस्म की ऐसी पोजीशंस बन जाएं, किसी एक पोजीशन को रख के सामने नहीं बता सकता। वो एग्जाम्पल के लिए ऐसा हो सकता है कि वो आपको थोड़ा सा समझाने के लिए ऐसा कर दे, जैसे हम भी आपको इंशाल्लाह ताला सिखाएंगे, दिखा देंगे कि इस तरह करने से आप जीत सकते हैं। लेकिन वो आखिरी नहीं होगा। नेक्स्ट टाइम जब आप खेल रहे होंगे तो वो कुछ और पोजीशन बनी होगी। अब अगर आप उस लाइन को समझ जाएं कि इससे असल काम ये करना है हमको, जैसे मिसाल के तौर पर पॉन प्रमोशन के लिए किंग जो है वो एक बहुत बड़ा पीस के तौर पे काम करता है। हम वो अगर उसकी मूवमेंट नहीं जानते, किंग को पीछे रख के खेलते हैं तो किसी भी सूरत नहीं जीत पाएंगे। यस राणा साहब, हमारे जितने भी जो न्यू प्लेयर्स हैं, जिसे हम बिगनर्स भी कह लें, वो मैंने जो देखा है अब तक, वो स्टॉल की गेम्स या फिर अटैकिंग गेम्स, सेक्रीफाइस, तो कहाँ तक आप समझते हैं कि टैक्टिस या अटैकिंग गेम इनको स्टडी किया जाना चाहिए? क्या आप समझते हैं कि ये इससे भी चेस इम्प्रूव होती है? देखो जाहिद, ये जो अटैकिंग चेस, फुल ऑफ सेक्रीफाइसेस चेस, या इस किस्म की चीज़ें हैं जो गेम्स हम देखते हैं, उससे फैसिनेट तो यकीनन बच्चे होते हैं, मैं भी होता हूँ। लेकिन ये लर्निंग प्रोसेस के लिए नहीं है। इससे आप कुछ सीख नहीं सकते। सही। क्योंकि जो कैलकुलेशंस और टेक्निक पीछे चल रही होती है खिलाड़ी के दिमाग में, वो हम किसी तरीके से बाहर नहीं ला सकते। मेरा कहने का मतलब ये है कि हमें वो चीज़ें खेलनी चाहिए, वो चीज़ें देखनी चाहिए जो कि प्रैक्टिकली नॉर्मली हमारे लेवल पर या हमारे से छोटे लेवल पर या किसी भी नॉर्मल लेवल पर होने वाली होती है, जिसमें सेक्रीफाइसेस नहीं होती, नॉर्मली बहुत कम होती हैं। मैं इस उसूल के हक में आपको एक चीज़ पेश करता हूँ। जैसे आजकल जो चेस हो रही है, इसमें कोई फ्लावरी कॉम्बिनेशंस नहीं लग रहे। कभी देखते हैं आप? जी बिल्कुल बिल्कुल नहीं लग रहे। बिल्कुल नहीं। बल्कि क्या हो रहा है, पोजिशनल प्ले हो रहा है। पोजिशनल प्ले क्या है? ना तो वो अटैकिंग है ना वो डिफेंसिव है, वो एक अच्छी एंड गेम की तरफ ले जाने की कोशिश का नाम है, जिसमें आपके पीसेस, वही पीसेस जिनको हम वेस्ट कर देते हैं, उन्हीं पीसेस से वो बहुत उम्दा काम करके दिखाते हैं और पोजीशन को हमेशा बेहतर बनाते हैं। बाकी का काम अज खुद हो जाता है। बिल्कुल सही। ठीक है, यानी कि आप ये कह रहे हैं कि जब हम प्रैक्टिकल चेस खेल रही होती हैं जी, तो हमें ज्यादातर जो हम चीजें फेस करते हैं, हमें उसकी ही तैयारी करनी चाहिए। इन अदर वर्ड्स, पोजिशनल प्ले जी, उसकी तरफ ही हमें ज्यादा रहना चाहिए। वो ठीक है कि टैक्टिस होना, आपके इम्प्रूव होना, वो अच्छी बात है जी। अब यहाँ जहाँ पे आपने एक बड़ा अहम लफ्ज बोला है, टैक्टिस। चेस के लिए ये कहा जाता है कि 98% ऑफ चेस इज ऑल अबाउट टैक्टिस। यस, बट इट नेवर मीन्स दैट द रेस्ट ऑफ द 2% जो हैं, वो दो बाकी जो परसेंट रहते हैं, वो क्या है? ये बड़ी अहम चीज है, उसको समझना। वो है आपकी स्ट्रेटजी। यस। आप किसी पोजीशन पर क्या स्ट्रेटजी बनाते हैं और उसको कितना सक्सेसफुल रहती है। जब तक आप वो, ये दुरुस्त है कि टैक्टिस की मिसाल यकीनन ऐसे ही है जैसे कि मकान बनाने के लिए ईंटों की मिसाल है। बिल्कुल, उसमें ईंटें ना होंगी तो कुछ भी नहीं होता। लेकिन कई चीज़ें ऐसी हैं जिसकी मौजूदगी अगर ना हो, जैसे अगर सीमेंट ना हो तो आपकी ईंटें बेकार हो जाएंगी, बिल्कुल कच्ची रहेंगी। बिल्कुल सही। इसकी मिसाल ऐसे है कि आप उसको समझें कि वो दरअसल आपका वो सरमाया है, वो कमाल है जो आप टेक्निक के तौर पर या लॉन्ग टर्म पॉलिसीज के तौर पर या शॉर्ट टर्म पॉलिसीज के तौर पर अपनाते हैं, और उससे आप गेम के अंदर एक निखार पैदा करते हैं। दोनों के पास तो पीसेस बराबर हैं, लेकिन आप उनको अच्छी तरीके से यूज़ करते हैं तो आप जीत जाते हैं। आपको हमेशा यही समझना चाहिए कि मैं अपने पीसेस को किस तरह अच्छी तरह इस्तेमाल करूं, कौन सी प्लानिंग ऐसी है
जो जिससे मैं अपनी गेम को बेहतर बना सकता हूँ, अपनी गेम की पोजीशन को बेहतर बना सकता हूँ, उस प्लानिंग की तरफ भी तवज्जो होनी चाहिए। नंबर 3, एक ऐसी चीज़ होती है जिसको कहते हैं हम इररेलेवेंट मूव, यानी कि बाज़ औक़ात खिलाड़ी खेलते खेलते एक बड़ी अच्छी पोजीशन में भी होते हैं लेकिन इररेलेवेंट मूव कर देते हैं, कुछ ऐसी जगह शुरू कर देते हैं काम जो कि नॉर्मली ओपनिंग के फ़ौरन बाद और एंड गेम से कुछ पहले, ये दोनों हिस्से गेम के ऐसे हैं जहाँ पर हम बाज़ औक़ात गलत पॉलिसी इख्तियार कर लेते हैं, जीतने वाली पोजीशन से निकल कर ड्रॉ वाली पोजीशन में चले जाते हैं और बाज़ औक़ात लूज़ भी कर जाते हैं। जी राणा साहब, थैंक यू सो मच सर। बहुत आपने बड़े ज़बरदस्त किस्म के टिप्स दिए हैं, बहुत कमाल की बातें बताई हैं, और अगर इसको हम समझ लें उसका हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा भी मिल सकता है। तो राणा साहब, ये तो कुछ हो गई बातें, लेकिन अब मैं चाहता हूँ कि कुछ आप हमें बोर्ड पर भी एग्जाम्पल रख के बताएं कि जिसको हम समझ कुछ और रहे होते हैं और होता वहाँ कुछ और ही है। तो कुछ खास तौर पे हमें बताएं, कुछ मैं स्पेशली रिक्वेस्ट करूँगा एंड गेम के हवाले से, तो ज़रा प्लीज़ हमें बताएं। देखिए जाहिद, अगर तो आप सिर्फ ये समझना चाहते हैं कि एंड गेम एक आर्ट है, एक चीज़ है जिसको बड़ा हम लेयरली लेते हैं, कभी उससे कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं बिल्कुल ऑब्वियस होती है, ऐसा नहीं है। चेस की जो जगलरी है वो उसका कमाल है, ये उसका हुस्न है, वो ऐसा है कि अगर आप इसमें नॉलेज रखते हैं किसी चीज़ का तो रिजल्ट और आएगा, अगर आप महज उसको अपनी कैलकुलेशन से सॉल्व करना चाहें तो ऐसा नहीं होता है। सही। आजकल की चेस जो है वो आपको प्री कैलकुलेटेड चीज़ें, यानी जिसका पहले से कैलकुलेट की हुई हो वो आपको फ़ायदा देती हैं, और अगर वो ना हो और आप सिर्फ ये सोचें कि इस ये पोजीशन में बस मैं जीत गया, विनिंग मटेरियल ले लिया, तो ऐसा नहीं होता। जैसे मिसाल के तौर पर ये एक पोजीशन है जिसमें अक्सरियत जो है खिलाड़ियों की वो ये समझती है कि वाइट जीत जाएगा, हाँ, क्योंकि उसके 2 पॉन 6 रैंक में हैं, 6 रैंक में। जी जी। और ये जो ब्लैक रुक है फॉर एग्जाम्पल अगर वो ऐसे रखता है तो वो इसी को चल देगा, सॉरी इसको रखता है तो जी, इसी को चल देगा, इसी को चल देगा, जब ठीक है। वो यहाँ आएगा तो वो इसको भी चल देगा, वो इसको भी चल देगा, ठीक। अगर वो एक पॉन को मारेगा, एक पॉन मार तो वो क्वीन बना के चेक देगा और ब्लैक रुक भी मर जाएगा। राइट राइट, इसको टेक्स्ट अगर किया तो यहाँ पर पॉन बन जाएगा। ओके ओके। अगर हाँ दूसरी चॉइस अगर मैं आपसे पूछता हूँ जी, अगर वो यहाँ फॉर एग्जांपल वो ये मूव कर रहा है, जी जी, अब तो भी एक मूव कोई सा पॉन चल दिया जाए, कोई सा भी एक पॉन हम चल सकते हैं, और वो इसको अगर टेक्स करता है देन क्वीन, ठीक है, देन क्वीन, यस क्वीन, ठीक है जी, ओके। लिहाजा अब इसका जो टेक्निकल आंसर है वो ये है कि ये ब्लैक जीत गया है, और वैसे के रुक D8 चेक। अच्छा, आप कह रहे हैं ये गेम ब्लैक की विन है? जी, ब्लैक विन कर गया है। अच्छा, और जो कि हम ज्यादातर जो प्लेयर्स हैं वो ये समझते हैं कि 6 रैंक पे पॉन पहुंच गया है तो अब जिसके पॉन है वो गेम विन कर जाएगा। नहीं, इट इज द अदर वे अराउंड। अच्छा, आप कह रहे हैं कि यहाँ पर चेक दें और इस पोजीशन में ब्लैक विन कर सकता है। जी, ओके, तो एक ही चॉइस है यहाँ पर तो, और वो है किंग A7। यस, ठीक है। एंड व्हाट नेक्स्ट? देन वन मूव फॉर दिस इज अ वेटिंग मूव। ओके, वेटिंग मूव। ओके ओके, तो अब यहाँ पर या तो वो पॉन की मूव करेगा या फिर किंग की अगर ये मूव करता है तो रुक की चेकमेट, देन चेकमेट। ठीक है, ठीक हो गया। और चलें अब मैं यहाँ देखता हूँ कि राणा साहब अगर वो यहाँ पर पॉन कर देता है पॉन G7 देन तो रुक G8। अच्छा, तो रुक G8, वाह। यानी कि इन केस अगर मैं थोड़ा सा जो समझा हूं कि अब अगर पॉन प्रमोट होता है दूसरा S7 तो यहां पर पहले पॉन टेक्स होगा विद चेक। फॉर एग्जांपल पॉन S7 देन चेक, यस, और उसके जी वो कहीं भी जाए तो नेक्स्ट मूव में इसको भी टेक्स कर दिया और यहां पर सिंगल रुक से आप चेकमेट कर लेंगे। तो यहाँ पर क्या मिस्टेक है जो ब्लैक कर सकता है? यानी कि ये मिसाल के तौर पर ये मिस्टेक है। अच्छा, आप कह रहे हैं कि H8 मिस्टेक है, इवन G8 भी, इवन G8 भी मिस्टेक। अच्छा, चले फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ मूव कर दिया G8, देन ये कर देगा, देन पुश और ये पॉन, और अब यहाँ पर ठीक है। अच्छा जी, अब है ब्लैक की मूव। चले जी हम फिर देखते हैं कि अगर यहाँ ब्लैक मूव करता है, लाइक उसने ये मूव कर दी, किंग की मूव कर दी जी, तो अब किंग की मूव, तो किंग आजाद हो गया। अब किंग आजाद हो गया है,
ठीक अब जब ठीक। करीब जाएगा हाँ हाँ, तो वो पॉन चल देगा। वो पॉन चल देगा। चले हम इसको थोड़ा सा कंटिन्यू कर ही लेते हैं कि अगर वो यहाँ पर चेक दे देता है, चेक देता है जी तो जी, ये किंग फिर इसके ऊपर बैठ जाएगा, रुक को बचाए। और अब डबल थ्रेट है, उसने रुक को भी सेव करना है और पॉन्स को भी रोकना है, जी, फिर और वापस जाएगा। फिर वापस जाएगा। और अब अगर वापस जाएगा हाँ हाँ, तो किंग इधर भी चल, पहले भी ये अगर दूसरी किंग की मूव है, ये एक और है। अच्छा, यहाँ पर, जी यहाँ पर आ गया, ठीक है। और फिर मैं वही करूंगा कि मैं तो फिर चेक दूंगा। जी, तो अब हम यहाँ से गालिबन बाहर आएंगे, बाहर निकलेंगे, राइट राइट, ठीक है। अगेन चेक, देन अगेन यस, किंग C4 एंड फिर चेक, और अब कोई चेक नहीं है, और अब कोई चेक नहीं है, तो अब वो अगर जाएगा यहाँ पर तो देन दूसरा पॉन चल देगा। एच पॉन को हमने पुश कर दिया और यहाँ पर वाइट विन कर लिया। दैट्स गुड, थैंक यू सर। देखें, ये एक पोजीशन है जिसमें ब्लैक के पास एक बिशप है और एक नाइट है, अच्छा जी, और किंग वाइट के पास 2 पॉन्स हैं। राइट, अब ये ऐसी पोजीशन है कि अगर पॉन्स टुवर्ड्स अप जा रहे हैं, यानी वाइट की साइड ये है, जी जी, तो बेट इन 3 है मेट 3 हो रहा है यहाँ With पर black. विद ब्लैक, ब्लैक ओके 3 मूव्स में इसको मेट कर देगा। ओके, एंड इफ इट इज द अदर वे राउंड कि वो पॉन्स इधर प्रमोट हो रहे हैं, अच्छा। तो जब भी मेट इन 3 है। वाओ, यानी कि पॉन चाहे यहाँ जा रहे हों जी। या यहाँ जा रहे हों, ये दोनों सूरतों में मेट इन 3 है। तो 3 राणा है। साहब ये प्लीज हमें ये टेक्निक बताएं। देखिए, ये पीस पावर है, ये पीस Okay. की पावर है हम्म, कि जब आप ऐसे आपके पास पीस होता है। अब मिसाल के तौर पे हम पहले देखते हैं, जितने मर्जी तरीके इख्तियार कर लें, जब तक वो एग्जैक्ट मूवमेंट नहीं देंगे आप ठीक पॉन्स है। को, मूव्स को, अपने पीसेस को, उस वक्त तक ही मेट नहीं होगी। देखिए, ये इसकी फर्स्ट मूव है, तो बिशप C3। अच्छा, आपने बताया कि बिशप C3 फर्स्ट मूव है। जी, ओके, तो वो तो मैं इसको फिर सबसे पहले मैं इसको टेक्स कर लूंगा, ये आप इसके अलावा आपके पास कोई और मूव ही नहीं, और मूव भी कोई नहीं है, फोर्स क्योंकि है आप वो तो जी नहीं कर सकते। जी जी, ये 1 हो गई, ये 1 मूव है सर, ये सेकंड मूव है। एंड सेकंड मूव एक किंग C1, ओके, उसका रिप्लाई सिर्फ यही पॉसिबल है, और जी जी, और तो कोई जी और किंग ये तो, थर्ड मूव में चेकमेट है। वाओ, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल, जबरदस्त। अच्छा राणा साहब, अगर जिस तरह आपने कहा कि ये पॉन उस साइड पे अगर जाते, यानी कि जी। नेक्स्ट मूव में जो क्वीन बन रहे थे, जी जी, तो वो क्या है, वो पोजीशन भी मैं वो भी सेट देखने करके वाली, देखता वो हूँ। भी देखने वाली। ओके रण साहब, आपने कहा था कि अगर ये पॉन यहाँ जा Promote हो रहा रहे है, हैं। प्रमोट हो रहा है, और नेक्स्ट मूव में वो क्वीन बन रहा है, इवन जी। कि वो नाइट भी बन सकता है जी विद चेक, जी, तो फिर क्या होगा? फिर भी 3 मूव्स में मेट है। उसकी अच्छा। फर्स्ट मूव जो है वो ये है। अच्छा जी, आपने कहा फर्स्ट मूव है किंग की, ताकि हमें चेक ना आए नाइट की। ओके, या कोई भी वजह हो सकती है। ओके जी, तो मैंने यहाँ पर पॉन को प्रमोट कर लिया है, और क्या हासिल किया? और मैंने हासिल किया, पहले तो मैं देखूंगा कि अगर मैंने क्वीन बनाई है तो क्या होगा। 1 मूव कंप्लीट हो गई, जी कंप्लीट हो गई सर। तो नाइट की चेकमेट, वाह, मेट इन 2 है, मेट इन 2 है, तो उसको मारेगा, जी क्वीन को ही मारना पड़ेगा। तो किंग टेक्स नाइट क्वीन एंड द चेकमेट इज देयर। ब्यूटीफुल, जबरदस्त जबरदस्त, और यहाँ पर चेकमेट हो गया। और लेकिन अगर ऐसा ना हो, इंस्टेड ऑफ टेकिंग क्वीन, Okay. वो यहाँ पर नाइट लेता है। ओके, अगर वो यहाँ पर बनाता है, Knight. अच्छा फर्स्ट मूव तो आपने बताया Same कि रहेगी। जी कि वो किंग C3 है, जी सी किंग से, ओके। तो अब मैंने, अगर फर्स्ट करते हैं, मैंने बनाया यहाँ पर नाइट, नाइट, और चेक होगा ब्लैक को। किंग को। जी मैं यहाँ पर नाइट भी रख लेता हूँ। ओके जी, यहाँ मैंने नाइट बना लिया जी, और किंग को चेक है। और किंग को चेक है। देन सेकंड मूव जो है वो ये है, ओके, सेकंड मूव है किंग C2 और चेक Check, है bishop वाइट, की। यस। जी, और ओनली लीगल मूव जो मुझे नजर आ रही है ये वो कि है नाइट C3, तो बिशप इनटू नाइट C3 वंस अगेन चेकमेट, बिशप इनटू नाइट C3 एंड वंस अगेन चेकमेट। जबरदस्त, मेट इन 3, मेट इन 3 अगेन। ठीक है। जाहिर देखें, जैसे मैंने आपसे अर्ज किया कि अभी हमें मिड एंड गेम की जो बेसिक चीज़ें हैं वहाँ से शुरू करना चाहिए। अगर आप इम्प्रूवमेंट चाहते हैं तो बेसिक चीज़ों में कोई चीज़ छोड़ के ना जाए। अब मैं एक कॉमन मिस्टेक है आपको दिखाता हूँ कि जो हमारे प्लेयर्स आम तौर पे कर देते हैं कि समझ के कि पॉन प्रमोशन कोई ऐसी ख़ास चीज़ नहीं है, हो ही जाती है, ऐसा हरगिज़ नहीं है। सही, अब देखिए, यहाँ पॉसिबिलिटी ये है कि किंग D3, अगर यहाँ पे वाइट टू मूव हो तो आप किंग D3 कर सकते हैं, जी किंग E1 कर सकते हैं, बिल्कुल किंग D1 कर सकते हैं, बिल्कुल जी,
और कुछ भी कर सकते हैं किंग से, बट द विनिंग मूव इज जस्ट किंग E3. Right. You mean king e3 E3 is and the only take move. opposition. Take opposition. This is called opposition of odd squares. Okay. इसका right. मतलब ये है कि दो किंग्स के दरमियान एक तो एक दूसरे के सामने है, दूसरा दरमियान में जो स्क्वेयर्स है वो ऑड है, Right. या 1 है या 3 है. या 3 है. ठीक okay, है. okay. तो दोनों सूरतों में ये ऑड स्क्वायर की तो ऑपोजिशन कहलाती जस्ट है. हमें, लेकिन आप एक, अगर मैं इसको थोड़ा सा यहाँ पर बैक करूं, आपका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर पॉन e3 भी रॉन्ग मूव है. ई पॉन का E3 होना भी बिल्कुल रॉन्ग मूव है. राइट. अब वो मैं बाद में आऊंगा उस तरफ. पहले Okay. आपको मैं ये बताना चाहूंगा कि जो बेस्ट मूव है वो बेस्ट क्यों है, ओके. और उससे आप प्रमोट पॉन क्यों कर सकते हैं, राइट. या कैसे कर सकते या हैं. कैसे कर सकते नंबर 2, एक और इम्पोर्टेंट बात मैं आपको बता दूं कि ये पोजीशन सिर्फ इसी पोजीशन के लिए नहीं है, ये तकरीबन 6 पॉन्स के लिए सेम है. Same. B, C, D, E, F और G Right. सब के लिए ये सेम पोजीशन है. ओके. A और H के लिए ये पोजीशन नहीं है. ओके. मतलब रुख, जो भी रुख पॉन्स हैं उनके लिए नहीं है. नहीं है. बाकियों के लिए. बाकी ओके. सबके लिए है. 1. सेकेंडली ये है कि अब हम इस ऑड्स, ये जो जिसको ऑपोजिशन गेन करना कहते हैं, ये क्या है. ये क्या है? ऑपोजिशन गेन करने का मतलब ये है कि आप किंग को ऐसे प्लेस करें कि किंग आपके और ओपोनेंट के किंग के दरमियान ऑड स्क्वायर हो, यानी या तो 1 हो या 3 हो या 5 हो या 5 हो. अच्छा, जब ये कर लेंगे तो उसके बाद हम करना ये है कि अपने पॉन के लिए राह बनानी है किंग ने. राइट. वो कैसे बनानी हो मैं अभी आपको बताता हूँ. ओके. 1. सेकेंडली ये कि जब मैं ये कहूंगा कि मैंने ऑड स्क्वायर की ऑपोजिशन गेन कर ली है, तो इसका मतलब हमेशा ये होगा कि नेक्स्ट मूव जो है वो मेरे ओपोनेंट की है. राइट. यानी कि जब ये बार बार कोई टर्म बोलता है कि हमने ऑड स्क्वायर की ऑपोजिशन गेन कर ली है, तो इसका मतलब ये होता है कि मूव जो है वो हमारे ओपोनेंट की है. जब किंग के सामने है, दरमियान में ऑड स्क्वायर है, और मूव मेरे ओपोनेंट की है. राइट. ठीक है. ठीक है. ये नहीं है कि अगर इसमें मेरी मूव हो तो फिर भी पॉन नहीं प्रमोट हो सकता. सही. ठीक है. राइट. लिहाजा अब इस सूरत में उसके किंग के पास 2 इंपॉर्टेंट स्क्वायर्स हैं, Right. आइदर टू F4 और D4. यस. ये तो फॉर एग्जांपल अगर वो जाता है F5, हाँ जी, तो Then? फिर हम अगर यानी कि अगर वो F5 की तरफ जाता है तो हमें D की तरफ मूव करना है. राइट. यानी इन सिंपलर वर्ड्स, अगर वो दाएं तरफ जाता है तो हम नेक्स्ट स्क्वायर बाएं तरफ जाते हैं हॉरिजॉन्टल. हॉरिजॉन्टल यानी डायगोनल. डायगोनल. और अगर वो जाता है जी. रुक D5 देन किंग F4. F4. सही. यानी डायगोनल उसकी उलट साइड पे जाना है. उलट साइड पे जाना है. अब राइट. 2-3 सूरतें, अगर वो आगे आ जाए इसी वक्त, ओके. तो आप यहाँ पे डबल पॉन चले. ओके. एक घर नहीं चलना, ना, फिर डबल चले. डबल चलना है. क्योंकि ठीक. आपने इसके साथ ही पॉन के चलते चलते D5 भी कवर कर लिया. D5 हमने कंट्रोल कर लिया. E5 ऑलरेडी कंट्रोल है. कंट्रोल्ड है. सही. मजबूरन उसको यही स्क्वायर है. ठीक हो गया जी. ठीक है. C5. उस सूरत में आप अपना किंग फिर E5 पे चले जाए. फिर हमने किंग के सामने रखना है. राइट. अगर फिर वो किंग जाए C3 पे, जी, जी. C6 पे, तो फिर आप किंग E6 पे चले जाए. अगेन किंग E6. ठीक. अगर वो नीचे वापस आए तो पॉन चल दीजिए. नीचे आ गए तो हमने पॉन चल दिया. ठीक हो ठीक गया. है. फिर वापस आएगा जी. तो हम इवेंचुअली जो हमारा गोल था कि F7 पे हम पहुंच जाए और पॉन उसकी किंग की मदद हेल्प से प्रमोट हो जाए. बिल्कुल, क्योंकि हमारे किंग ने कंट्रोल कर लिया है E6 एंड D7 and E8 एंड E8. सॉरी, हाँ. now the E6, pawn yes. has no obstruction at all. बिल्कुल बिल्कुल. अच्छा, मैं राणा साहब इसी यहाँ पर एक और क्वेश्चन करूंगा. ये इसको मैं दोबारा जी, पोजीशन के रख के जी. आपसे मैं फिर पूछता हूँ. थोड़े से हमारे जो बिगिनर्स हैं, अभी हमने थोड़ी सी एडवांस लेवल की भी चीज़ हम डिस्कस करेंगे. जी जी. तो पहले तो मैं यहाँ आपसे एक चीज़ और पूछ लूँ. जी जी. आपने कहा यहाँ बेस्ट मूव ये है, और हम फर्ज करते हैं वो गया किंग F5, तो आप कहते हैं उसके ऑपोजिट साइड जाना है. जी, जी. लेकिन वो अगर जाता है जी. किंग E6, जी तो अब यहाँ पर ये भी थोड़ी चीज आप समझा दें. जी जी बिल्कुल लीजिए. E6 पे जाए जी. तो आपका ये किंग है. अच्छा, अगेन उसके सामने. अगेन उसके सामने. ओके. ठीक है. ठीक हो गया. यानी कि ऑड स्क्वायर की ऑपोजिशन आपने गेन कर ली है. और अगर यहाँ पर वो जी. जाता है, जी. अगर वो यहाँ पर जाता है जी. लाइक किंग D6, अब पॉन की मूव या नो किंग. अगेन किंग मूव. ओके. राइट. ओके. वंस अगेन अगर वो यहाँ करता है किंग E7, तो फिर किंग के सामने किंग. अच्छा, अभी भी हमने पॉन की मूव नहीं करनी. नहीं करनी. ये रिजर्व मूव्स हैं.
ये रिजर्व मूव्स हैं। ओके, चलें अब चलें हम मान के चलते हैं वो जाता है किंग D7। D7, तो फिर किंग F5, F6। अच्छा, अगेन किंग F6। ओके, तो अब इस बार अगर वो आ जाता है किंग D6, तो पॉन E4, then push your E4 and controlled D5। राइट, ठीक हो गया। ओके, चलो इसको हम कंटिन्यू कर ही लें। लाइक किंग D7, तो पॉन आगे, देन अगेन पॉन आगे, राइट। और अगर वो आ जाता है किंग E8, तो फिर किंग के सामने किंग, और अब है ब्लैक की मूव। तो यहाँ पर चले हम इसको फिनिश करते हैं। ओके जी, किंग F6 ना F8, सॉरी F8, देन किंग D7 and pawn is being promoted। बिल्कुल, अब इसको नहीं रोका जा सकता, पॉसिबल ही नहीं है। बिल्कुल सही, ठीक। राणा साहब, थैंक यू सो मच सर, आपके टाइम का बहुत शुक्रिया। आज आपने बहुत कुछ सिखाया, बल्कि मुझे भी काफ़ी कुछ आपने चीज़ें सिखाई हैं, बताई हैं, और आपके जो टिप्स हैं वो मैंने भी उससे काफ़ी चीज़ें लर्न की हैं, और इंशाल्लाह ताला उसको मैं फ्यूचर में अपने माइंड में रखूँगा। सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। थैंक यू, आप आए, आपने इतनी मौका दिया मुझे। ऐसा है कि मैं तो हमेशा अपने यंगस्टर्स के लिए हाजिर रहता हूँ, और आइंदा भी अगर आप चाहें तो 100 दफ़ा तशरीफ़ लाएँ मेरे पास, मुझे बड़ी खुशी होगी। जो कुछ मेरे पास है, ये जो कुछ थोड़ा बहुत मैं इल्म रखता हूँ, मैं चाहता हूँ मेरे बच्चों को मिल जाए। तो ये एक बड़ी अच्छी ख्वाहिश है, मैं इस पर हमेशा खुश रहता हूँ। आप जब भी तशरीफ़ लाएंगे, मैं जो कुछ कर सकूँगा ज़रूर करूँगा। जो मुझे थोड़ा बहुत पता है वो मैं आपको ज़रूर बताऊँगा। सर बहुत शुक्रिया, बहुत इनायत आपकी। व्यूज़, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक तो इसका तो लाजमी बनता है, लेकिन अगर अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया आपने, तो इसको सब्सक्राइब भी करना बनता है। मुझे दें इजाज़त, अगली वीडियो तक के लिए। थैंक यू राणा साहब, एंड थैंक यू व्यूअर्स। अल्लाह हाफिज़।